नमस्कार। आज हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 के बहुत ही दुखद हादसे पर बात करने वाले हैं। ये 12 जून 2025 को हुआ था। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो समाचार लेखों और कुछ शुरुआती विश्लेषणों पर आधारित है, तो हम कोशिश करेंगे इन स्रोतों को देखकर समझने की कि आखिर हुआ क्या था, जांच अभी कहाँ तक पहुंची है और क्या वजहें हो सकती हैं इसके पीछे। बिल्कुल। सोचिए, मतलब टेक ऑफ के कुछ ही पल बाद विमान सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था और पायलट मेडे कॉल करते हैं। हाँ। कहते हैं कि थ्रस्ट या पावर का नुकसान हुआ है और लगभग तभी विमान की नीचे से एक छोटी सी टरबाइन खुल जाती है, रैम एयर टरबाइन, RAT जिसे कहते हैं। हाँ, ये RAT का खुलना ये अपने आप में बहुत बहुत अहम संकेत है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये एक इमरजेंसी सिस्टम है। ये तभी एक्टिवेट होता है जब विमान के दोनों इंजन मतलब पूरी तरह से बंद हो जाएं और जो मेन हाइड्रोलिक सिस्टम है वो भी फेल हो जाए। ओह। तो इसका खुलना सीधा सीधा इशारा करता है कि विमान ने लगभग पूरी पावर और शायद कंट्रोल भी खो दिया था। ये कोई बहुत बड़ी और अचानक आई खराबी लगती है। मतलब या तो बिजली चली गई या हाइड्रोलिक फेल हो गया या दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। हाँ, बिल्कुल। ये इन्हीं गंभीर स्थितियों के लिए बना है। जो बेहतर वीडियो फुटेज मिले हैं ना, उनमें भी ये विमान के नीचे एक छोटा ग्रे डॉट जैसा दिख रहा है। तो ये जो फ्लाइट थी AI 171, इसने दोपहर लगभग 1:39 पर उड़ान भरी, 625 फीट तक चढ़ी और फिर मेडे कॉल के ठीक बाद करीब 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे आने लगी। जी। कई विशेषज्ञ जैसे कि एक कैप्टन स्टीव श्राइबर का जिक्र मैंने पढ़ा और दूसरे पायलट्स भी, वो ये मान रहे हैं कि शायद दोनों इंजनों में एक साथ फ्लेम आउट हुआ होगा। हाँ, ये थ्योरी काफी मजबूत लग रही है अभी तक की जानकारी के हिसाब से। फ्लेम आउट मतलब शायद कोई पक्षी टकरा गया हो या कोई अचानक मैकेनिकल गड़बड़ी। हाँ, यही दो मुख्य वजहें हो सकती हैं इस तरह के डुअल इंजन फेलियर की। और एक और बात जो इस थ्योरी को सपोर्ट करती है वो ये कि विमान में कोई खास यौ यानी दिशा बदलने जैसी हरकत या रोल यानी एक तरफ झुकने जैसी हरकत नहीं देखी गई। अच्छा। अक्सर जब सिर्फ एक इंजन फेल होता है तो विमान एक तरफ खिंचता है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इससे लगता है कि शायद दोनों इंजनों ने एक साथ ही काम करना बंद कर दिया। ये तो वाकई चिंताजनक बात है। खैर, जांच के लिहाज से एक अच्छी खबर यह है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, हाँ, ब्लैक बॉक्स, हाँ जिन्हें ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो मिल गए हैं। लेकिन एक मुश्किल भी है। दुर्घटना वाली जगह पर आग बहुत भयानक लगी थी, बता रहे हैं 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। जी, और उस आग से इन रिकॉर्डर्स को नुकसान पहुंचा है। ये चिंता की बात है कि डेटा कितना रिकवर हो पाएगा। तो अब इनका क्या होगा? इन्हें अब अमेरिका भेजा जा रहा है। वहां NTSB यानी उनकी जो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड है, उनकी लैब्स में इनकी जांच होगी। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों ICO प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है इसमें? बिल्कुल। भारत की AAIB मतलब एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, वो इस जांच को लीड कर रही है, लेकिन इसमें UK की AAIB, अमेरिका की FAA और NTSB और दूसरे देशों की सिविल एविएशन अथॉरिटीज, वो सब मदद कर रही हैं। एक जॉइंट एफर्ट है ये। और जमीन पर मतलब दुर्घटना स्थल पर क्या चल रहा है? वो मेघानी नगर में हुआ था ना? हाँ, मेघानी नगर में। वहां टीमें मलबे का पूरा नक्शा बना रही हैं, हर टुकड़े की लोकेशन मार्क कर रही हैं और जो भी महत्वपूर्ण हिस्से मिल रहे हैं उन्हें खास नमी-रोधी कंटेनरों में सील किया जा रहा है। नमी-रोधी क्यों? क्योंकि मानसून आने वाला है। बारिश से सबूत खराब ना हो, इसलिए ये सावधानी बरती जा रही है। हर छोटा टुकड़ा अहम हो सकता है। समझ गए। चलिए वापस उस RAT पर आते हैं। आपने कहा कि वो तभी खुलती है जब सिस्टम में बहुत बड़ी खराबी आ जाए। क्या इसका कोई कनेक्शन विमान के रखरखाव मतलब मेंटेनेंस से हो सकता है? ये एक बहुत गंभीर सवाल है जो जांच में जरूर देखा जाएगा। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि देखिए, इसी महीने मतलब जून की शुरुआत में ही DGCA ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हाँ, DGCA ने एयर इंडिया को कुछ नोटिस जारी किए थे। ये चिंता की बात है। किस बारे में थे वो नोटिस? उनमें एक्सपायर हो चुके इमरजेंसी इक्विपमेंट का जिक्र था, जैसे कि स्लाइड राफ्ट्स जो इमरजेंसी लैंडिंग में काम आते हैं, सीट बेल्ट्स, और तो और हाइड्रोलिक और इंजन सिस्टम से जुड़ी कुछ जांचें थी जो रुकी हुई थी, पेंडिंग थी। ओह, मतलब ये दिक्कतें पहले से पता थी? कम से कम रेगुलेटर ने इन पर ध्यान दिलाया था, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये कि इन नोटिसों पर, इन चेतावनियों पर समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है। और मैंने ये भी पढ़ा कि यही वाला विमान जिसका रजिस्ट्रेशन VTANB था,
ये दिसंबर 2024 में भी कुछ तकनीकी वजहों से जमीन पर रहा था, मतलब उड़ान नहीं भर पाया था। बिल्कुल। तो ये कोई अकेली घटना नहीं लगती। ये सब मिलकर एक पैटर्न की तरफ इशारा कर सकता है कि शायद रख रखाव और निगरानी में कहीं ना कहीं कोई सिस्टमैटिक मतलब व्यवस्थागत खामी थी। जांच को ये देखना होगा कि क्या ये चेतावनियां नजरअंदाज की गई। लेकिन कॉकपिट में तो पायलट काफी अनुभवी थे। कैप्टन सबरवाल के पास 8,200 घंटों की उड़ान का अनुभव था और फर्स्ट ऑफिसर कुंदर के पास भी 1,100 घंटे थे। हाँ, अनुभव बहुत मायने रखता है, इसमें कोई शक नहीं। और पहली नजर में लगता है कि शायद पायलट की गलती की संभावना कम हो। तो लेकिन देखिए, पायलट का अनुभव एक बात है और जिस सिस्टम में वो काम कर रहे हैं वो दूसरी बात। सिस्टम में खामियों के भी संकेत मिल रहे हैं। जैसे कि ऐसी खबरें हैं कि एयर इंडिया में शायद फ्लाइट टाइम लिमिटेशंस मतलब उड़ान के घंटों के नियमों का उल्लंघन हो रहा था और इसी से जुड़े शेड्यूलिंग और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। अच्छा। हाँ, और इसके अलावा कुछ एविएशन एनालिस्ट पुरानी चिंताओं को भी फिर से उठा रहे हैं। जैसे बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जिस मटेरियल से बना है, वो कंपोजिट मटेरियल, उसके पुराने होने पर क्या असर होता है। पहले बैटरी में आग लगने की घटनाएं हुई थी इस मॉडल में। हाँ, वो तो काफी चर्चा में रही थी। बिल्कुल। और असेंबली की क्वालिटी पर भी सवाल उठे थे। तो ये सब चीजें मिलकर शायद सिर्फ एक विमान या एक घटना की तरफ नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल ओवरसाइट मतलब निगरानी, इन सब में गहरी समस्याओं की तरफ इशारा कर सकती हैं। ये हादसा इसलिए भी शायद इतना ध्यान खींच रहा है क्योंकि 2011 में जब से ड्रीमलाइनर, ये बोइंग 787 सेवा में आया है, तब से इस मॉडल का ये पहला घातक हादसा है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। इसने न सिर्फ एयर इंडिया के मेंटेनेंस कल्चर पर बल्कि डीजीसीए की रेगुलेटरी सख्ती पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और संकट के समय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे काम करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और बोइंग और जीई पर भी दबाव आएगा क्योंकि इंजन जीई के थे। हाँ बिल्कुल। बोइंग का 787 डिजाइन और जनरल इलेक्ट्रिक के GE NX इंजन दोनों ही अब गहन जांच के दायरे में होंगे। उनका स्ट्रक्चरल डिजाइन कैसा है, इमरजेंसी सिस्टम कितने भरोसेमंद हैं, ये सब देखा जाएगा। ये सच में पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक तरह से वेकअप कॉल हो सकता है। आगे क्या उम्मीद करें? जांच की कोई टाइमलाइन है? उम्मीद है कि जांच की एक शुरुआती रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जिसे कहते हैं, वो लगभग 4 हफ्तों में आ सकती है। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, इसमें शायद शुरुआती डेटा होगा। ब्लैक बॉक्स से अगर कुछ शुरुआती सुराग मिलें और ये RAT और इंजन फेलियर की भूमिका पर कुछ रोशनी डाल सकती है। लेकिन जो पूरी विस्तृत जांच होती है और अंतिम निष्कर्ष आते हैं, उसमें 12 से 18 महीने लग सकते हैं। काफी लंबा समय है। हाँ, ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। इस बीच एयर इंडिया ने अपने सारे ड्रीमलाइनर विमानों को ग्राउंड कर दिया है, उनकी उड़ानें रोक दी हैं और DGCA ने सभी एयरलाइनों को इमरजेंसी इक्विपमेंट, इंजन के पुर्जे और हाइड्रोलिक सिस्टम की खास जांच करने के आदेश दिए हैं। और पीड़ितों के परिवारों के लिए भी कुछ घोषणा हुई है। जी, एयर इंडिया ने प्रति पीड़ित 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुआवजे की घोषणा की है। ये एक जरूरी कदम है, हालांकि ये नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। तो अगर हम अब तक की जानकारी को समेटें तो ऐसा लग रहा है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान ने अचानक लगभग सारी पावर खो दी। हाँ, ऐसा ही लगता है। जिसका एक बड़ा संकेत वो RAT का खुलना था। और साथ ही रखरखाव से जुड़ी वो चिंताएं भी सामने आई हैं जिनके बारे में रेगुलेटर ने पहले ही चेतावनी दी थी। ये चीजें तस्वीर को और जटिल बना रही हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अभी भी कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल, इंजन फेल क्यों हुए? क्या सच में कोई पक्षी टकराया था, या कोई अंदरूनी मैकेनिकल खराबी थी, या फिर ये सीधे सीधे मेंटेनेंस में हुई लापरवाही का नतीजा था? और ये भी कि गिरने से ठीक पहले वो जो RAT जैसे इमरजेंसी बैकअप सिस्टम एक्टिवेट हुए, तो क्या उन्होंने कुछ देर काम किया या वो भी तुरंत फेल हो गए? हाँ, ये भी अहम है। आने वाले हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जैसे जैसे ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण आगे बढ़ेगा, उम्मीद है कि हमें इन सवालों के जवाब मिलने शुरू होंगे। आखिर में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब किसी एयरलाइन में रखरखाव से जुड़े मुद्दे पहले से पता हो, विमान का पिछला रिकॉर्ड भी थोड़ा चिंताजनक रहा हो, तो ऐसे में पायलट चाहे कितने भी अनुभवी क्यों ना हो, उस संगठन की जो पूरी कार्य संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, वो इस तरह की दुखद घटनाओं को रोकने में या दुर्भाग्य से संभव बनाने में क्या भूमिका निभाता है, इस पर सोचने की जरूरत है। बहुत जरूरी सवाल है ये। सिर्फ तकनीकी कारणों से परे जाकर सिस्टम को देखने की जरूरत